आधे कपड़े मायके में। नहीं नहीं, अब देर मत कीजिए पंडित जी। इस बार ऐसा लड़का लाइए कि हम देखते यहाँ करते। इस सितंबर को अंकिता पूरी 28 साल की हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि सितंबर आते आते ही ये बेचारी अपने घर की हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए संतोषी जी, प्रशांत की शादी भी तो मैंने ही करवाई थी ना। लड़की के भाग्य में जितने रिश्ते कटने होंगे वो काटेंगी, पर जो सबसे अच्छा होगा वही बच्ची के साथ रहेगा। आप विश्वास रखिए भोलेनाथ पर। ये कहकर पंडित जी अपना झोला उठाकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। ये लड़का भी नहीं जमा, न जाने कौन सा लड़का जमेगा मम्मी। आप फिक्र क्यों करती है दीदी, भगवान पर भरोसा रखिए, जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। बुआ, आपकी शादी के बाद आपका कमरा मेरा होगा। और मैं कहाँ रहूँगी? मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं लूँगी बुआ का कमरा। पता है दादी, मेरी सभी फ्रेंड्स का पर्सनल रूम है और यहाँ हम 4 लोग एक ही कमरे में सोते हैं। बुआ के जाने के बाद तुम दोनों बुआ के कमरे में शिफ्ट हो जाना, ठीक है? दोनों को आधा आधा कमरा मिलेगा। अभी तुम लोग बड़े नहीं हुए ना। हे भगवान, बुआ की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, फिर हमें जल्दी से जल्दी बुआ का कमरा मिल जाएगा। एक थप्पड़ लगेगा ना पिंकी, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी बोलो बुआ को। बुआ को बुरा लगा होगा ना। तो ऐसे शुरू होती है ये कहानी। पहले के ज़माने में कहाँ एक घर में 10-12 कमरे होते थे और आज 3 BHK फ्लैट मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। पर अगर घर में जब इतने सारे मेंबर्स हो तो 3 BHK फ्लैट तो कम ही पड़ जाता है। सलोनी के ससुराल में 3 ही कमरे थे। एक कमरे में वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ रहती थी, दूसरे कमरे में उसकी ननद और तीसरे में सास ससुर। रात को थका हारा प्रशांत अपने घर आता है और कमरे में ही खाना खाकर सोने जाता है कि तभी कोई रूम की लाइट ऑन कर देता है। आज तो लगता है पूरी रात पढ़ना होगा, कल टेस्ट है बताओ। और ग्रुप में मैम अभी मैसेज कर रही है सबको। अरे यार, आंखों के सामने तुम लोगों ने लाइट्स क्यों जला दी? अब ऐसे में कोई कैसे सोएगा? तुम अपने चेहरे पर चादर डाल लो ना प्रशांत, बच्चों के अभी टेस्ट है ना, मैं उन्हें मना कैसे करूँगी? पिंकी बेटा, तुम हॉल में जाकर पढ़ लो ना, पापा के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वही तो थी मैं पापा, पर वहाँ पर दादा और दादी जी भजन संध्या देख रहे हैं। इतने गर्मी में चेहरे पर चादर ढकूंगा तो कल पिंकी को टेस्ट छोड़कर मेरे जनाजे पर जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बालकनी में सोने के लिए। तो कुछ इस तरह एक कमरे में सलोनी अपने पति और बच्चों के साथ गुजारा कर रही थी, पर दूसरी तरफ उसे इस बात का संतोष था कि जल्दी ही उसकी ननद के कमरे में उसके बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भगवान की दया से ऐसा ही होता है। इस बार पंडित जी एक ऐसे घर के लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं जिसे देखकर कोई नाक कर ही नहीं पाता। फोटो तो काफ़ी अच्छी है लड़के की मम्मी, बस सामने भी ऐसा ही दिखे, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऊपर से ये इंजीनियर भी है और वो भी मुंबई से पास आउट। अब और क्या चाहिए बताओ? क्यों प्रशांत, तुझे कैसा लगा लड़का? सबको अगर जच रहा है तो देखने चलते हैं लड़के को। और दोनों परिवार वाले एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, जहां निकेतन को अंकिता पहली नज़र में पसंद आ जाती है और दोनों परिवार उसी वक्त अंकिता और निकेतन का रोका कर देते हैं। हो गई अंकिता हमारी, अब बस आप ना शादी की तैयारियों में लग जाइए समधन जी। संतोषी का पूरा परिवार अंकिता की शादी की तैयारी में लग जाता है। धीरे धीरे करके शादी की तारीख सामने आने लगती है और एक एक कर रिश्तेदार भी आने लगते हैं। और ऐसी खुशी के माहौल में रोती हुई मंदाकिनी दरवाजे पर प्रशांत को आवाज़ लगाती है। अरे प्रशांत, कहाँ है बेटा प्रशांत? अरे बुआ जी आप। सलोनी, बुआ जी का सामान अंदर रख दो। क्या हुआ बुआ जी, आप रो क्यों रही है? तू भी कितने दिन रख लेगा बेटा मुझे पाइल्स हो रखी है। मेरी बहू अब मुझे अपने घर पर रखना नहीं चाहती। ये कोई वजह हुई अपनी सास को निकालने की? भाभी को न जाने क्या हो गया। अब वो सब छोड़िए बुआ जी, फिक्र मत कीजिए, ये घर आपका है, आप हमारे साथ रहेंगी जब तक आपका जी चाहे। पिंकी दीदी, मतलब अब बुआ जी भी हमारे साथ रहेंगी, तो हम कितने मेंबर्स हो गए? वो तो नहीं पता बिट्टू, पर लग रहा है कि अब हम दोनों को भी पापा की तरह बालकनी में सोना पड़ेगा। शादी का दिन और नज़दीक आता है और अंकिता की शादी हो जाती है। शादी की रात की एक रात पहले संतोषी अपनी बेटी और बहू को अपने कमरे में लेकर जाती है। इसके पहले बेटा कि तेरी शादी हो जाए, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं तुझे कब वापस मायके आने मिले। जा, कमरे की लाइट बुझा दे। बुझी हुई लाइट में क्या दिखेगा मम्मी? हर चीज़ में बस बहस करना है तुझे, लाइट तो बुझा। और जैसे ही अंकिता लाइट्स बुझाती है, संतोषी अपनी अलमारी से एक छोटा सा बक्सा निकालती है और जैसे ही वो उस बक्से को खोलती है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ये क्या है मम्मी जी? ये हमारे परिवार का खानदानी हार है।
इतना कीमती कि पूछो मत। इसका हर एक हीरा असली है। आपके पास ऐसा हार है और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। इतनी ज़्यादा चमक, लग रहा है मानो कमरे में किसी ने हाइड्रोजन लगा दिया हो। हार को देखने के बाद अंकिता मन ही मन सोचती है, लगता है मेरी शादी में मम्मी मुझे यही हार देने वाली है। ओह माय गॉड, इतने कीमती हार को पाने के बाद किस चीज़ की उम्मीद बाकी रह जाती है। निकेतन के साथ अपनी शादी को लेकर अंकिता एक्साइटेड तो थी ही, पर अब इस हार को देखने के बाद उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। शादी के मंडप पर कन्या पक्ष वाले अपनी कन्या को जो भी देना चाहते हैं उसे कन्या को अभी दे दे। जी पंडित जी। प्रशांत कुछ गहने अपनी बहन की झोली में रखता है, पर उसमें वो हार नहीं था जो अंकिता ने पिछली रात देखा था। इसमें तो वो हार वाला बक्सा ही नहीं है। कहीं भाभी ने मम्मी का दिमाग घुमा तो नहीं दिया? कह दिया होगा मम्मी दीदी अभी नादान है, उस हार को खो देगी। पर क्या भाभी ऐसा कह सकती है? हाँ बिल्कुल कह सकती है। इतना कीमती हार देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए। कैसे पता लगाऊं, क्या करूं? हार पर तो नज़र रखनी होगी। आइडिया। और इसके बाद अंकिता बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती और पूरी शादी की रस्में अच्छी तरह हो जाती है और विदा होकर अंकिता अपने ससुराल चली जाती है। अगली सुबह टॉप के ऊपर साड़ी लपेटकर अंकिता अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही रमेश जी चौंक जाते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, अंदर पेपर पढ़ लूँगा। आप मेरी चाय अंदर ही भिजवा दीजिएगा सीता जी। क्या बात हो गई जी, आप अचानक कमरे में क्यों जा रहे हैं? और तभी सीता की नज़र अपनी बहू पर पड़ती है, जो एक टॉप पर किसी तरह साड़ी लपेटकर अपने कमरे से लड़खड़ाती हुई बाहर आ रही थी। ये क्या हाल बना रखा है बहू तूने, ये ऐसे कैसे बाहर आ गई? वही तो मम्मी जी, आना पड़ा ना। लड़कियों में आजकल कपड़े की कितनी वैरायटीज़ आ गई है, ऊपर से ये साड़ी भी ससुराल में ऐड हो गया। पैकिंग करते करते भी आधे कपड़े तो मम्मी के यहाँ ही रह गए। ये साड़ी तो आ गई, पर इसका ब्लाउज़ और पेटीकोट मेरे मायके में ही रह गया। इस साड़ी के नीचे भी ना मैंने पेटीकोट नहीं पहना है, हॉट पैंट पहन रखी हूँ मैं। ओहो, ये तो बड़ी आफत वाली बात हो गई बहू। वही तो मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मैं ज़रा अपने मायके से होकर आऊँ, कपड़े भी ले आऊँगी। हाँ हाँ जा बेटा, बिल्कुल जा। वैसे साथ में ना निकेतन को लेकर जाना, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अकेले घर से निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी अभी ब्याही अंकिता अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अब ये मेरे कपड़े ही बनेंगे मेरे मायके आते रहने का रास्ता। और कपड़ों के बहाने अंकिता अपने मायके चली जाती है। अभी अभी ब्याही बेटी और दामाद को देखकर संतोषी उनकी आव भगत में लग जाती है। अरे बहू देख तो कौन आया है। अरे दीदी आप? सिर्फ मैं ही नहीं भाभी, साथ में ये भी आए हैं, इसलिए ज़रा मेरे कमरे से प्रेम, पिंकी और बिट्टू को उठाकर अपने कमरे में सुला दीजिए ना भाभी। ये कहाँ बैठेंगी? ले देकर 3 तो कमरे हैं हमारे घर पर। वैसे वहाँ बिट्टू और पिंकी ही नहीं, बुआ जी भी सो रही हैं। मैं अभी उन्हें अपने कमरे में शिफ्ट करवाती हूँ। सलोनी अपनी ननद के कमरे में जाती है और जाकर सभी को उठाने लगती है। सलोनी की आवाज़ सुनकर मंदाकिनी की नींद टूटती है। बारात नहीं आई क्या? बारात नहीं आई क्या? बारात भी आ गई, आपने अच्छे से रात में खाना भी खा लिया है, आप सो भी चुकी हैं बुआ जी। वो तो दीदी आई हुई हैं, दामाद जी कहाँ लेटेंगे, इसलिए आप ज़रा मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। चलो बच्चों, तुम दोनों भी चलो। अंकिता के आते ही कुछ इस तरह पिंकी, बिट्टू और मंदाकिनी को कमरे से बेघर कर दिया जाता है। कमरे में जाते ही अंकिता सबसे पहले अपने अलमारी लॉक करती है। अगर ये अलमारी इस कमरे में मेरे नाम की नहीं रही तो कल को ये कमरा भी मेरा नहीं रहेगा। अब हो गया लॉक, अब कोई चाह कर भी मेरा ये कमरा मुझसे नहीं छीन पाएगा। और कमरा रहेगा तभी तो मेरे आने जाने का रास्ता बना रहेगा, और रास्ता रहा तो हार भी रहेगा। अब बेटी शादी करके घर आई हो तो उसे फ़ौरन जाने ही कौन दे। उस रात अपने पति के साथ अंकिता अपने मायके में ही रुक जाती है और सलोनी को अपने कमरे में मंदाकिनी को भी सुलाना पड़ता है। सलोनी और प्रशांत के बीच मंदाकिनी सो जाती है। उसके सर पर सीधे एक तरफ बिट्टू सो जाता है और पैर की तरफ पिंकी। शादी में लगता है ज़्यादा ही तेल मसाला खा लिया था मैंने, अब फिर से पेट में कुछ कुछ हो रहा है। अरे प्रसाद, ज़रा साइड हट, बाथरूम जाना है मुझे। टॉर्च दूँ क्या आपको? आप अकेली चली जाओगी? अरे कैसे जाऊंगी अकेले, बहू चलेगी ना मेरे साथ। अरे चल सलोनी बिटिया। आपको बोला था ना मैंने कि हल्का खाना खाना। अब देखिए ये हालत तो होनी ही थी। चलिए। कितनी मुश्किल से हम पाँचों इस बिस्तर पर लेटे थे, अब फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। और इसी तरह सभी की रात काली हो जाती है। अगली सुबह लगता है वो हार अभी भी मम्मी के पास ही है। भाभी के पास होता तो उनके चेहरे का नक्शा ही बदल चुका होता।
अंकिता समझ जाती है कि वो बेशकीमती हार अभी भी उसकी माँ के पास सुरक्षित है और ये जानकर वो अपने पति के साथ वापस लौट जाती है। 2 दिन बाद। 2 दिन हो गए, न जाने मम्मी के दिमाग में क्या आया हो। उनके पास हार होगा तो सही ना, जाकर देखना होगा मुझे। और सुबह सुबह अंकिता अपने कमरे से सलवार और टी शर्ट पहनकर निकलती है। अरे बहू, सलवार पहनी है तो ऊपर कुर्ती डाल ले या टॉप पहन ले या नीचे जीन्स पहन ले। मम्मी जी, वो दोनों तो मायके में रह गए। इतनी जल्दबाजी में शादी हुई थी कि क्या बताऊं। मैं सोच रही थी ज़रा होकर आऊं मायके। निकेतन जी को भी साथ ले जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और फिर से कपड़े का नाम लेकर अंकिता निकेतन के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। अपनी बैग में अपना लंच बॉक्स भर रहे बिट्टू की नज़र जैसे ही अपनी बुआ पर पड़ती है, उसके हाथ से टिफिन छूट जाती है। दादी माँ, फिर से रात काली होगी। अंकिता, आज ये यहाँ कैसे? अरे 4 दिन पहले तो शादी हुई है। रोज़ रोज़ अगर ऐसे मायके आएगी तो समधन जी क्या सोचेंगी? मैं देखती हूँ दीदी। अरे भाभी, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, आई एम सो हंग्री। और हाँ, निकेतन के लिए डीप फ्राइड कुछ मत बनाना, वो ऐसा खाना नहीं पसंद करते। अंकिता अच्छी तरह नाश्ता कर लेती है और फिर अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। अब तो मम्मी की खातिरदारी करनी पड़ेगी अच्छे से, वरना मम्मी मुझे वो हार नहीं देने वाली। तो जो मौका मिलता है मम्मी की सेवा में लगा देती हूँ। भाभी के पहले मम्मी को इम्प्रेस करके वो हार मैं लेकर रहूँगी। अंकिता फ़ौरन रसोई में जाती है और लहसुन का तेल लेकर आती है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके घुटनों में लगाना शुरू कर देती है। हाय मेरी बेटी, क्यों कर रही है इतनी मेहनत? काम तो घर में तेरी भाभी करती है, मुझे तो कोई काम नहीं है। अरे कैसे दर्द होगा घुटनों में। मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना मम्मी। जब से गई हूँ इस घर से आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाती। चलिए बताइए, आप क्या खाएंगी? आलू के पकौड़े। मुझे पता है आपका वही मन होगा। अंकिता रसोई में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी उसकी माँ के लिए कढ़ी चावल बना रही है। मम्मी को इम्प्रेस करने की कितनी भी कोशिश कर लो भाभी, पर मैं होने नहीं दूंगी। ओहो भाभी, आप इस कढ़ी चावल के पीछे क्यों मेहनत कर रही हो? मम्मी ने तो मुझे आज साफ साफ कह दिया है कि खाना खाऊंगी तो तेरे हाथ का, वरना मैं तो भूखी रहने वाली हूँ। ये कढ़ी चावल ना आप जाकर बुआ जी को दे दो, वही खा लेंगी। ऐसे भी उनको पाइल्स की शिकायत है, जितना हल्का खाना खाएंगी उतना अच्छा है। यह अंकिता अपनी माँ के लिए आलू के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। वहीं सलोनी कढ़ी चावल लेकर मंदाकिनी के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि मंदाकिनी दर्द से परेशान है। अगर कुछ खाया नहीं तो दवाई भी नहीं ले पाऊंगी, पर ये हाथ तक उठने को तैयार नहीं हो रहा। बहू, ये उम्र का तकाजा। एक उम्र के बाद ना खुद का शरीर भी बोझ लगने लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू का हाथ ही सास ससुर का हाथ बन जाना चाहिए बुआ जी। मैं हूँ ना, मैं खिलाती हूँ आपको खाना। सलोनी बिना किसी चीज़ की उम्मीद के दिन रात अपनी बुआ जी की सेवा करती रहती और आखिरकार मंदाकिनी का पल्स बिना ऑपरेशन के ठीक होने लगता है। रात के 3 बजे। प्रशांत बेटा, मुझे सुसु आई है, ले चलना। बेटा उठ गया क्या? मैंने तेरी नींद खराब कर दी, माफ़ करना। अरे नहीं नहीं, नींद क्या ख़राब होगी बुआ जी, रोज़ इस टाइम पर आप मुझे उठाती हो, अब मुझे आदत हो गई है। चलिए। अंकिता हार के लालच में अपने मायके से विदा होने के बाद भी अपना कमरा नहीं छोड़ती, जिस कारण मंदाकिनी को सलोनी के परिवार के साथ सलोनी के कमरे में ही सोना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक रोज़ अंकिता डायरेक्टली अपनी माँ से उस हार के बारे में पूछ लेती है। याद है मम्मी आपके पास जो वो हार था? अरे वही जो आपने मुझे रात को दिखाया था, जो अंधेरे में भी चमकता है। ज़रूर दादी ने उसे आपको दिया होगा, और आप तो वो हमें ही देगी। मेरा मतलब जिसको भी आपको देना हो उसे। अरे संतोषी बेटा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वो हार मेरा थोड़ी ना है, मेरा रहता तो मैं कब का तुझे दे चुकी होती। हाँ तो वो हार तो सुनार का होगा, आपका कैसे होगा मम्मी? हे भगवान, इसकी बुद्धि को घुटनों से निकाल कर इसके दिमाग में डाल दे। अरे पगली, वो मेरा नहीं है, वो तेरी बुआ जी का है। संतोषी ये कह रही होती है कि तभी हॉल से मंदाकिनी की आवाज़ आनी शुरू होती है। मंदाकिनी की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और देखते हैं कि मंदाकिनी के बेटे और बहू उसे लेने आए हैं। क्यों लेने आए हो? नहीं जाना मुझे तुम दोनों के साथ। मेरी बीमारी में तुम दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया था। आज तुम दोनों के बच्चे नहीं पाले जा रहे तो मुझे लेने आ गए। शांत हो जाइए बुआ जी, शांत हो जाइए। क्यों टेंशन ले रही हैं आप? माफ़ कर दीजिए आप अपने बेटे बहू को दीदी, गलती हो गई उनसे। ये भी तो बच्चे ही हैं। आज जब उनके खुद के बच्चों पर आई तो उन्हें आपकी कदर समझ में आई। सभी मिलकर मंदाकिनी को उसके बेटे और बहू को माफ़ करने के लिए मना लेते हैं। संतोषी, वो हार तो लाना जो मैंने तुझे दिया था।
संतोषी अपने कमरे से वो हार लेकर आती है। कितनी मुश्किल से बेटा तूने ये सब मैनेज किया। ये तेरी ननद तुझे अपना एक कमरा तक ना दे सकी, पर मैं तुझे कुछ देकर जाना चाहती हूँ। ये ले, ये मेरा खानदानी हार आज से तेरा हुआ। और कुछ इस तरह इतनी माथापच्ची के बाद, इतनी अदला बदली के बाद भी अंकिता के हाथ वो हार लगा ही नहीं। कहते ना, सच्चे मन से की हुई सेवा लौट कर हमारे पास ज़रूर आती है। और कुछ इस तरह सलोनी ने अपनी बुआ सास की सच्चे मन से जो सेवा की थी, वो हार की सौगात बनकर उसके पास लौट आती है।